हेलो फ्रेंड्स, स्टॉकेट चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का करेक्ट मैसेज आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि रिटेल सेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी करेंगे कि उस स्टॉक की जर्नी कैसी रही है और उसकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे हैं। तो ये मैं अब इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग रिटेल इंडस्ट्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो 2032 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा उसका मार्केट वैल्यू। और अभी 2021 की फिगर्स के अकॉर्डिंग इट इट इज़ अराउंड $690 बिलियन। तो रफली अराउंड ये 4 गुना इसके एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो अभी करंटली वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रिटेल मार्केट है। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडिया की जीडीपी में रिटेल का कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% का है। इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में अराउंड 8% कंट्रीब्यूशन है रिटेल सेक्टर का। रिटेल सेक्टर की जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो 2021 से लेके 32 तक अराउंड 10% के करीब है। और शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इज़ अराउंड 12% ऑफ द टोटल रिटेल मार्केट। तो हमारे इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये जो लोकल किराना शॉप्स होती हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बोला जाता है, और जो आपके सुपर मार्ट्स होते हैं, हाइपर मार्ट्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के अंदर आते हैं। तो उनका शेयर अराउंड 12% के करीब है अभी। अगर हम इंडस्ट्री सिनेरियो देखें तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है टिल 2030 तक वो 23% की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2032 तक रिटेल मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड $2 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वेबसाइट से हम लोग को पता चल चल रहे हैं। बाकी इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव फिगर्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे ही रिटेल सेक्टर से ही रिलेटेड एक स्टॉक है डी मार्ट, उसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डी मार्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 2002 में बाय मिस्टर राधा कृष्ण दमानी ने स्टार्ट किया था। मुंबई में ये स्टार्ट हुआ था, और अब इसके 302 स्टोर्स हैं अराउंड इन 100 सिटीज़ अक्रॉस 14 स्टेट्स इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छे से ये कंपनी हम लोग को ग्रो होते हुए दिखी है रिसेंट ईयर्स में। और डी मार्ट का जो नाम है वो एवेन्यू सुपर मार्ट है। जो ये लिस्टेड है वो एवेन्यू सुपर मार्ट्स के नाम से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसके अराउंड 10,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अराउंड 58,000 कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है ये। और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आती है। काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ हुई है रिसेंटली। अभी इनकी जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू इनके ऑपरेशन से था वो मोर देन अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़ था। तो थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं उनको समझने की थोड़े से कोशिश करते हैं। तो डीमार्ट ने काफ़ी यूनिक वे में अपने बिज़नेस को ग्रो किया है। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस करने का तरीका है उसके अगेंस्ट जाते हुए काफ़ी जिसको एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी बोलते हैं वो अपनाते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का ट्राई किया, और जिसमें ये सक्सीड भी हुए हैं। तो पहली जो की स्ट्रेटेजी है जो डीमार्ट फॉलो करती है वो डीमार्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अपना जो गुड्स है वो परचेज करती है। इससे जो होलसेलर्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सप्लाई चेन से हट जाते हैं, और कंपनी
कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस पे फोकस कर पाती है और वही कॉस्ट बेनिफिट्स फिर अपने कस्टमर को भी आगे प्रोवाइड करती है। तो आप लोगों ने, अगर आप डी मार्ट में कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि डी मार्ट में जो यूजुअल एमआरपी प्रोडक्ट का होता है उसके नीचे ही प्राइस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है। दूसरा फैक्टर ये कि जो डी मार्ट पेमेंट करता है अपने मैन्युफैक्चरर्स को, वो यूजुअली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे कम टाइम में पे करता है, और जिसके बदले वो वॉल्यूम डिस्काउंट्स लेता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि इन टर्न फिर कन्वर्ट होता है कॉस्ट सेविंग में, जो कि डी मार्ट कुछ कस्टमर को पास ऑन करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो लेसर प्राइसेस पे होते हैं। अब प्रोडक्ट अगर लेसर प्राइसेस पे अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा बिकेंगे तो फिर डी मार्ट के पास ये और परचेजिंग पावर आती है कि वो और अपने वॉल्यूम डिस्काउंट्स ले सके। तो ये एक साइकिल है जो कि काफ़ी अच्छे से प्ले होती है डी मार्ट के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है स्लॉटिंग फ़ी की। तो स्लॉटिंग फ़ी आप लोगों ने मार्ट्स में यूजुअली देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो, जैसे जो एंट्री की जगह है या जो बिलिंग काउंटर के पास की जो जगह होती है जहाँ पे विजिबिलिटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन जगहों पे प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट करने के लिए कंपनी से कई बार रिटेलर्स कुछ एक्स्ट्रा फ़ी भी लेते हैं। और क्योंकि डीमार्ट का फुटफॉल इतना अच्छा है कि जो वो फ़ी होती है वो पे करने में जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती और वो ईज़िली वो फ़ी पे कर देते हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू डीमार्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीमार्ट ने अपनी कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से चेक कर रखा है। उनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी कम है। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो काउंटर्स, कैश काउंटर्स वगैरह होते हैं डीमार्ट में, जितने होने चाहिए उससे यूजुअली कम रहते हैं। उससे एक तो स्पेस भी अवेलेबल हो जाती है, दूसरा जो एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और एक और पॉइंट ये है कि डीमार्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अंदर से देखा होगा तो इतना कोई लैविश या लग्जूरियस नहीं होता है, वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और अगर आप ध्यान दें तो उसमें उनका जो शेल्फ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं कि ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपको दिख सके, ज़्यादा से ज़्यादा सामान की वॉल्यूम उसमें एकोमोडेट कर पाए वो शेल्फ। तो वहाँ से भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग्स होती हैं डीमार्ट के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो डीमार्ट ने फोकस किया है कि डीमार्ट ने इंडिया की मिडिल क्लास को टारगेट किया है। इंडिया की मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन है, और जो वॉल्यूम्स हैं वो एक्चुअल मिडिल क्लास से ही आते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा कहा जाता है कि रिटेल सेक्टर, जो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स हैं, ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे ऑनलाइन के थ्रू। तो ये होना बहुत मुश्किल है। जो अगर जैसे यूजुअली लोग बाग क्या करते हैं कि अपने घर का सामान लेने के लिए, अपना जो मंथली की ग्रॉसरीज वगैरह लेने के लिए एक बार किसी मार्ट में चले जाते हैं, और जो बल्क बाइंग होती है वो ऑफलाइन स्टोर से ही करते हैं। रोज़मर्रा का सामान है कि आज लेट्स से कुछ बिस्किट ऑर्डर कर दिया, दूध वगैरह ऑर्डर कर दिया, या खाने पीने का ऐसा ही सामान ऑर्डर करने का होता है, वो हम लोग ऑनलाइन सोर्सेज से कर लेते हैं। लेकिन जो बल्क बाइंग होती है, जो महीने का राशन लाना होता है, वो मिडिल क्लास आज भी टच एंड फील के बाद ही मार्ट से ख़रीदना पसंद करती है, ऑफलाइन स्टोर से ही ख़रीदना पसंद करती है। तो उसका ऑब्वियसली ऑफलाइन रिटेलर्स को फ़ायदा होता है। यूजुअली ये भी नोटिस किया गया है कि अगर कोई जो कस्टमर है वो ऑफलाइन स्टोर में जाता है तो वो जो सामान सोच के जाता है उससे 20% ज़्यादा ही खरीद के लाता है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं और ये सब जो कस्टमर का जो परचेजिंग बिहेवियर है, इसको चेंज करना उतना आसान नहीं है, और इतना इजी नहीं है कि ये जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन रिप्लेस कर दे। तो डी मार्ट के पास ये एडवांटेज है कि डी मार्ट ने अपना जो कस्टमर बेस है वो इंडिया का मिडिल क्लास को काफ़ी अच्छे से टैप इन कर लिया है, और उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो डी मार्ट के जो स्टोर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी पे ही, वो खुद की प्रॉपर्टी पे ओन करते हैं। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनी लीज पे लेना पसंद करती हैं या फिर रेंटल लेना पसंद करती हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए।
प्रॉपर्टीज़। बट डीमार्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनकी खुद की बॉट इन होती हैं। यूजुअली मोर देन 80% उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खुद की ही परचेज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो उनका जो रेंटल जात होता है वो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, हट जाती है। और दूसरा ये कि जो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है तो वो फिर जो एप्रिसिएशन है वो भी उनके इनकम में अकाउंट हो जाता है। तो इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं ये। तो ये कुछ डीमार्ट की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर पाई हैं डीमार्ट के लिए अभी तक, जिसकी वजह से डीमार्ट इतनी इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो आइए अब डीमार्ट के थोड़े से फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2,60,000 का है, तो ब्लू चिप कंपनी है, एक इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आती है। पी इज़ अराउंड 114। तो रिटेल सेक्टर में थोड़ा हाई पी देखने को मिल जाता है हम लोगों को। फेस वैल्यू अराउंड 10 का है। अगर अगर डी मार्ट की बैलेंस शीट भी देखा जाए तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी दिखती है। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। अराउंड 4,000 करोड़ से बढ़ के अराउंड 13,000 करोड़ हो गए हैं। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो एक टाइम पे अराउंड 250 करोड़ थी, वो अब ज़ीरो हो चुकी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है। तो बोरोइंग कुछ है नहीं, कैश काफ़ी, रिजर्व्स एंड सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का जो हम लोग अब कंपनी का जो कैश वगैरह है वो भी चेक कर लेते हैं कि कैसा है। तो उसके लिए हम लोग पीएनएल पे आ गए हैं। तो अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशन भी काफ़ी इम्प्रेसिवली इंक्रीज़ कर रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अराउंड 16,400 करोड़ से लेके अराउंड 33,000 करोड़ तक कंपनी इसको स्केल अप करने पे सक्सेसफुल हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिवली इंक्रीज़ किया है। फ्रॉम अराउंड 780 करोड़ से 16,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखाने में कामयाब हुई है अभी तक। कैश की बात करी जाए तो कंपनी का अराउंड 550 करोड़ का कैश था, जो कि अब थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चलता है। बीच में 1,400 करोड़ तक गया था, अभी 280 करोड़ के करीब है। तो य- ये कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डीमार्ट का देखें तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये डीमार्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट रही है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। 75% अराउंड प्रमोटर ने रखी हुई है अपने पास होल्डिंग कंपनी की। एफ आई आईज़ देखा जाए तो अराउंड 8.72% है। डी आई आईज़ अराउंड 7% है और पब्लिक अराउंड 9.2% है। तो काफ़ी हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अच्छा, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमको ये भी देखने को मिलता है कि प्रमोटर का कितना ट्रस्ट है अपनी कंपनी के ऊपर, कि इतना मैसिव अपरन देने के बाद भी अभी तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ज़रा सी भी कम नहीं करी। तो जब बिजनेस स्ट्रांग हो तो ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स का कितना बिलीफ है अपने बिजनेस के ऊपर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे डीमार्ट के लिए, जो कि आप स्टडी कर सकते हैं इनको फर्दर। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा प्लीज़, कि ये मेरे जो वीडियोस हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। जस्ट मैं अपने एंड से कंपनीज को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। डीमार्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो अगर आपको लगे कि ये बायस्ड है तो इस कम वीडियो को आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ इसको इसमें पोजीशंस बनाने का आपका डिसीजन बनता है, तो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही उसको आगे कंटिन्यू करें। किसी वीडियो के बेसिस के ऊपर बिल्कुल अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। तो thank you so much, people, for watching this video. I'll see you in my other videos. Till then, goodbye and take care.